अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस रिसर्च मेथड्स का सेकंड टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ डिफाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसल्टेंट और रिसर्चर्स, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स और रिसर्चर्स। पहली बात तो ये कि रिसर्चर्स को कंसल्टेंट्स भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बिज़नेस रिसर्च मेथड, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से पढ़ा कि ये सब्जेक्ट जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है एज अ मैनेजर, मैनेजेरियल इफ़ेक्टिवनेस के लिए। और अगर मैनेजर ख़ुद रिसर्च नहीं करता तो रिसर्चर के साथ रिलेट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस में आए दिन रोज़ कोई ना कोई नया इशू जो है वो राइज़ होता है, नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, नए सिनेरियोज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एनकाउंटर करने पड़ते हैं। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन चैलेंजेस को फेस करे, उनको हैंडल करे, उनको कॉप करने का तरीका बताए। तो एक बिज़नेस के पास ये ऑप्शन है कि इधर वो बिज़नेस जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल डिपार्टमेंट बना ले, इंटरनल रिसर्चर को परमानेंटली हायर कर ले। या दूसरी ऑप्शन ये है जी कि वो एक्सटर्नली जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, जब भी कोई नया इशू जो है वो अराइज़ हो, तो वो एक्सटर्नली किसी रिसर्चर को, किसी एक्सपर्ट को, कंसल्टेंट को हायर करें और उससे रिसर्च जो है वो कंडक्ट करवाएं। अब हमने इस टॉपिक में ये डिस्कस करना है कि इंटरनल या एक्सटर्नल कंसल्टेंट और रिसर्चर कहते किसको हैं और इन दोनों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। आपके पास जो नोट्स हैं उसकी स्लाइड नंबर 9 और 10 में ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी, इंटरनल कंसल्टेंट और रिसर्चर किसको कहा जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंटरनल कंसल्टेंट और रिसर्चर मतलब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च डिपार्टमेंट बना दिया जाए। उसमें 12 मंथ्स के लिए, मतलब पूरे साल के लिए आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ को हायर करें जिनका काम सारा साल आपके लिए रिसर्च करना हो। चाहे वो रिसर्च जो है वो करंट प्रॉब्लम के लिए हो, सीवियर प्रॉब्लम के लिए हो, चाहे वो रिसर्च इम्प्रूवमेंट के लिए हो, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से हो। तो इंटरनल कंसल्टेंट और रिसर्चर्स का मतलब ये है जी कि कंपनी, बिज़नेस, ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट बना लेती है, उसमें परमानेंट रिसर्चर को अपॉइंट कर लेती है ताकि वो मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए जो है वो कॉन्टीन्यूसली होल ईयर वो रिसर्च कंडक्ट करते रहें। इंटरनल रिसर्चर या कंसल्टेंट जो है वो आम तौर पर लार्ज कंपनीज जो हैं वो अफोर्ड कर सकती हैं कि वो 12 मंथ जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स को बियर करें, रिसर्चर्स को उनकी सैलरी दें और अदर जो रिसर्च करने के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको बियर कर सकें। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन रिसर्च डिपार्टमेंट्स विद इन हाउस कैपेसिटी। इन हाउस कैपेसिटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ये सलाहियत होती है, आपको एक्सटर्नली किसी को हायर नहीं करना पड़ता। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक इन हाउस कैपेसिटी है टू अंडरटेक मैनेजमेंट रिसर्च, ताकि वो मैनेजमेंट के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से रिसर्च कंडक्ट कर सकें। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन रिसर्च डिपार्टमेंट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का अपना रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जिसमें इन हाउस कैपेसिटी होती है टू अंडरटेक मैनेजमेंट रिसर्च, ताकि वो मैनेजमेंट रिसर्च कर सकें। अब क्या बेनिफिट्स हैं इंटरनल कंसल्टेंट और रिसर्चर्स के और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पर्पज़ ये है इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का, कि आप जब कल को मैनेजर बनेंगे तो आपको ये डिसाइड करना है कि इधर आप इंटरनल रिसर्च डिपार्टमेंट बनाएंगे या आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट और रिसर्चर्स को हायर करेंगे। तो आपको दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो अंडरस्टैंड करने हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंसल्टेंट और रिसर्चर्स क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है, द इंटरनल रिसर्चर्स आर रेडिली एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयज़। कि इंटरनल रिसर्चर जो हैं उनको जो कंपनी के अदर एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़ी आसानी से कबूल कर लेते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके साथ उनका कोई क्लैश नहीं होता।
आपके जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, जाहिर सी बात है जब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो रिसर्चर को उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसके एम्प्लॉयज़ के साथ काम करना है, उन्हीं से इंफॉर्मेशन डाटा गैदर करना है, उन्हीं से डिस्कशंस करनी है, इंक्वायरीज़ करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इंटरनल रिसर्चर्स को आम तौर पर रेजिस्टेंस बियर नहीं करनी पड़ती। कंपनी जो है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंटरनल रिसर्चर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको अपना दुश्मन नहीं समझते बल्कि उनको अपना कॉलीग समझते हैं। तो ये रेडीली एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयज़ ऐसे जो इंटरनल रिसर्चर्स हैं इनके साथ बेटर जो है वो रिस्पॉन्स रखते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है जी, द इंटरनल रिसर्चर टीम ऑलरेडी अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर, रिड्यूसिंग द ओरिएंटेशन टाइम। जो इंटरनल रिसर्चर्स हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, ये 9 to 5 या ऑर्गेनाइजेशनल आवर्स में विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझते हैं, उसकी मैनेजमेंट को समझते हैं, उसके कल्चर को, सकाफ़त को, उसकी रवायात को समझते हैं, उसके वे ऑफ डूइंग वर्क को समझते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, कैसे परचेजिंग की जाती है, कैसे सेलिंग की जाती है, कहाँ से स्टॉक ख़रीदा जाता है, किसको बेचा जाता है, क्या प्रोडक्शन टाइम कितना रिक्वायर्ड है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन को समझना आसान होता है, कम टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सजेस्ट कर देते हैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉब्लम। तो इनके लिए ओरिएंटेशन टाइम, ओरिएंटेशन कहते हैं एडजस्टमेंट टाइम, कि आपको किसी चीज़ को समझने में वक्त लगता है तो उसे कहते हैं ये ओरिएंटेशन टाइम है, अंडरस्टैंडिंग टाइम है। जैसे कभी भी कोई आप नया कॉलेज, नया इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें तो पहले कहते हैं आपका ओरिएंटेशन डे है। ओरिएंटेशन डे में आपको तारुफ करवाया जाएगा उस इदारे के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में, टाइम टेबल के बारे में। इंटरनल रिसर्चर्स को ऑर्गेनाइजेशन को समझने में ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, तो ये ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड ना होने से फ़ायदा ये होगा कि वो जल्द प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, उसके सॉल्यूशन की तरफ जा सकेंगे, रिसर्च कंडक्ट कर सकेंगे, तो उनको ओरिएंटेशन टाइम कम रिक्वायर्ड है। थर्ड एडवांटेज है, इंटरनल रिसर्चर्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन। होता क्या है, जब रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, वो अपने सजेशंस देते हैं, जो सोल्यूशन बताते हैं, कंपनी ने बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि उस प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा हासिल किया जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जिसके लिए आपने रिसर्च करवाई थी। होता ये है कि इंटरनल रिसर्चर क्योंकि ऑल टाइम कंपनी में प्रेजेंट रहते हैं, उनका एक परमानेंट रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, तो इंटरनल रिसर्चर जब कंपनी इंटरनल रिसर्चर्स के बताए गए सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करती है, जैसे आपकी कोई मशीनरी थी वो ख़राब हो गई, आपने उसे रिपेयर करवाया, वो जो रिपेयर करने वाला मैकेनिक है वो रिपेयर करने के बाद अगर ऑफिस में ही रहेगा तो रिपेयर करने के बाद जब आप उसको चलाएंगे तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो उसी वक्त दोबारा से आपको सजेस्ट कर सकता है, कुछ चेंज बता सकता है, उसमें कोई ख़राबी अगर हुई तो दोबारा उसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर आपने किसी मार्केट में जाकर कोई मशीन रिपेयर करवा कर आप उसे अपने घर में ले आएँ, ऑफिस में ले आएँ, अगर उसमें ख़राबी होगी तो आपको मशीन लेकर दोबारा जानी पड़ेगी या उस रिपेयर करने वाले को, मैकेनिक को दोबारा बुलाना पड़ेगा, वो ऑल टाइम प्रेजेंट नहीं होगा। इंटरनल रिसर्चर का फ़ायदा ये है कि वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, तो जब इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे होते हैं ना उसके सजेशंस को, उसके रिकमेंडेशंस को, तो इंटरनल रिसर्चर का फ़ायदा ये है कि वो रेडिली अवेलेबल होगा, हर वक्त अवेलेबल होगा और इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त जो प्रॉब्लम होंगी, जो मुश्किलात होंगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, उनको वो टाइमली हैंडल कर सकता है। लास्ट एडवांटेज है जी, द इंटरनल रिसर्च टीम कॉस्ट मच लेस। आम तौर पर जो इंटरनल रिसर्चर्स हैं इनकी सैलरीज कम होती हैं, ये कम क्वालिफाइड होते हैं, लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ये आपको कम सैलरी की शक्ल में आपके एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस कर देते हैं। दूसरा बात ये भी हो सकती है कि इस तरह भी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है कि एक्सटर्नल रिसर्च की फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं, इंटरनल रिसर्चर के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज़ नहीं है।
सैलरी से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर वो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो जो ओरिएंटेशन टाइम रिक्वायर्ड है, वो कम रिक्वायर्ड होने की वजह से जाहिर सी बात है कॉस्ट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके एक्सपेंसेस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इंटरनल रिसर्चर टीम जो है कॉस्ट मच लेस ही आपकी कम लागत में इंटरनल रिसर्च टीम जो है वो हायर की जा सकती है। ये एक एक्सपेक्ट है। अब आते हैं जी डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिसर्चर। उम्मीद है आपने एडवांटेजेस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अब क्या डिसएडवांटेजेस हैं जो इंटरनल रिसर्चर और कंसल्टेंट्स के? इंटरनल रिसर्चर्स में बी इनहेबिटेड इन टेकिंग एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल परस्पेक्टिव एंड मे मिस फ्रेश आइडियाज़। इंटरनल रिसर्चर क्योंकि एक ही कंपनी में रहते हैं, वो एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, एक ही कंपनी के एनवायरनमेंट को, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनका जो विजन है ना, उनका जो स्कोप ऑफ डूइंग वर्क है वो बड़ा लिमिटेड होता है। इनहेबिटेड इन टेकिंग एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल परस्पेक्टिव। एक्सटर्नली इनके पास इतना वास्ट नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, डायमेंशंस जो डिफरेंट एंगल्स हैं किसी भी प्रॉब्लम के, किसी सिचुएशन के, वो इतने वेल अंडरस्टूड नहीं होते। मे मिस फ्रेश आइडियाज़। फ्रेश आइडियाज़ इनके पास नहीं होते क्योंकि ये एक ही खेत, कहते हैं ना, एक ही जगह के कीड़े होते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के में काम करने का इनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो फ्रेश आइडियाज़ ना होने की वजह से प्रॉब्लम को समझना, उसको सॉल्व करना, उसके डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट फैक्टर्स को समझना, ये इनके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस वजह से ये जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं दैट मे नॉट फुलफिल योर पर्पस, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है जी देयर में बी एन इंटरनल कोएलिशंस टू इन्फ्लुएंस द इंटरनल रिसर्चर टू कंसील, डिस्टॉर्ट और मिस रिप्रेजेंट फैक्ट। होता ये है, ख़राबी ये है, डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनल रिसर्चर जो हैं, क्योंकि वो सारा साल कंपनी में रहते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं बाकी डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो देखें आपकी प्रॉब्लम जो है वो सीवियर नेचर की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है जी एम्प्लॉय, कोई किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया है, किसी एम्प्लॉय ने कोई मॉल प्रैक्टिसेस, कोई ऐसी इकदामात किए हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हैं, या कंपनी को माली तौर पर नुकसान पहुंचाया है, कोई चोरी की है, कोई फ्रॉड किया है, तो जाहिर सी बात है रिसर्चर को वो भी इंस्पेक्ट करना है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना है। तो नुकसान ये है कि इंटरनल रिसर्चर क्योंकि सारा साल कंपनी में रहते हैं, वो आपस में उनका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ये मुमकिन है कि उनकी कोएलिशन आपस में ऐसा गठजोड़ बन जाए, ऐसी दोस्तियाँ बन जाएँ कि कल को अगर किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया हो तो वो उसको छुपाना शुरू कर दे, कंसील करे, डिस्टॉर्ट करे या मिस रिप्रेजेंट या हकीकत को बदल दें अपने किसी दोस्त को बचाने के लिए, दूसरों के साथ मिलकर, एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर फ्रॉड करें, चीट करें, मॉल प्रैक्टिसेस करें। तो इंटरनल कोएलिशन होने की वजह से जो इंडिपेंडेंस है ना, जो आज़ाद राय है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है जी इंटरनल कंसल्टेंट और रिसर्चर का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है जी इंटरनल रिसर्चर में बी रिगार्डेड इन लो एस्टीम एंड देयर कंक्लूजन में नॉट गेट फुल वैल्यू। और जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हिसाब होता है कि इंटरनल रिसर्चर्स को वो अहमियत, वो वैल्यू, वो रिकग्निशन नहीं मिलती, इनकी परवाह नहीं की जाती आम तौर पर, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नहीं करते, मैनेजमेंट भी इनको इतनी अहमियत नहीं देती। इसका नुकसान ये होता है कि इंटरनल रिसर्चर्स की जो रिकमेंडेशन होती हैं, जो सजेशंस होती हैं, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाती, उसके डिफरेंट फैक्टर्स को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, और ना ही इंटरनल रिसर्चर्स में वो एनर्जी होती है। जब आपको पता है कि आपके काम, आपकी एफ़र्ट को वो रिगार्ड नहीं मिलना, वो अहमियत नहीं मिलनी, वो वैल्यू नहीं मिलनी, तो इनमें जो काम करने का जज्बा है, एस्टीम है, वो भी लो होती है। इतनी जो पुख्ता इरादे के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ ये काम नहीं कर रहे होते इंटरनल रिसर्चर्स, क्योंकि इनके काम को ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं दी जाती, इनके काम को ज़्यादा बॉदर नहीं किया जाता। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है जी द इंटरनल रिसर्चर्स में हैव देयर ओन बायसेस बिकॉज ऑफ बीइंग एम्प्लॉयज ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इंटरनल रिसर्चर उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इनकी एक अपनी भी राय होती है, एक जानिबदारी होती है,
कुछ लोगों के साथ, कुछ हालात वाक़यात के साथ, मैनेजमेंट के साथ कुछ अपनी भी राय होती है, कुछ अपनी बाइसेस होती हैं, जानबदारी तरफदारी होती हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसलिए ये इंटरनल रिसर्चर्स आमतौर पर इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं देते, इंडिपेंडेंट राय का इजहार नहीं कर पाते, जिसका नुकसान ये होता है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसके सही फैक्टर्स या उसके सही सोल्यूशन जो हैं वो नहीं मिल पाते। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब देखें जी, हमने कंप्लीट कर लिया इंटरनल रिसर्चर और एक्सटर्नल रिसर्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल रिसर्चर एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बड़ा आसान है इस टॉपिक को याद करना। देखें, जो इंटरनल रिसर्चर के एडवांटेजेस हैं ना, वो एक्सटर्नल रिसर्चर के डिसएडवांटेजेस हैं। जो इंटरनल रिसर्चर के या कंसल्टेंट के डिसएडवांटेजेस हैं, वो एक्सटर्नल रिसर्चर और कंसल्टेंट के एडवांटेजेस के तौर पर लिखे जा सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं ना। देखें, जो एडवांटेज है इंटरनल रिसर्चर का, वो ज़ाहिर सी बात है एक्सटर्नल रिसर्चर को तो नहीं ना वो एडवांटेज हासिल कर सकता, और जो डिसएडवांटेजेस थे, जाहिर सी बात है वो डिसएडवांटेजेस इंटरनल रिसर्चर के थे, तो वो एक्सटर्नल रिसर्च में जब आप आएंगे तो वो उसके एडवांटेजेस बन जाएंगे। एक्सटर्नल कंसल्टेंट और रिसर्चर्स कौन हैं जी? कि ये इंडिपेंडेंट जो हैं वो अपने रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, ये ऑफिसेज होते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं जो रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो कंपनी उनके पास जाती है, उनको बताती है भाई हमें ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, या हम इस चीज़ के हवाले से एविडेंस ढूंढना चाहते हैं, या हमें ये इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस आप बताएं करंट सिचुएशन में। तो आप उनको हायर करते हैं, उनसे फ़ी निगोशिएट करते हैं, भाई हम आपको इतनी फ़ी देंगे। वो इंटरनल रिसर्चर जो हैं वो आपकी कंपनी का विज़िट करते हैं, एक्सटर्नल रिसर्चर्स आपकी कंपनी का विज़िट करते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, हालात और वाक़यात को देखते हैं और उसके मुताबिक आपको सोल्यूशन बता देते हैं। तो दे आर नॉट द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे आर जस्ट एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स के ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अपनी फ़ीस लेंगे और इसके बाद इनका कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। एक्सटर्नल कंसल्टेंट और रिसर्चर्स आर मेंबर ऑफ द टीम हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। इनको आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से हायर किया जाता है, ये अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, मे बी रिसर्च करने में 10 दिन लगें, 15 दिन लगें, 2 महीने लगें, उसके बाद इनका कंपनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, इनको सिर्फ इनके काम के लिहाज से पेमेंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 मंथ्स इन्होंने जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड किया तो इनसे पहले निगोशिएट हो जाता है, भाई हम आपको 2 मंथ के इतने पैसे देंगे। ये 2 मंथ में रिसर्च कंडक्ट करते हैं, सोल्यूशन बताते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं और चले जाते हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि एक्सटर्नल रिसर्च टीम इज़ मोर एनरिच्ड इन एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सटर्नल रिसर्चर का डिफरेंट कंपनीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस होता है। ये आए दिन किसी कंपनी की प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं, उसे सॉल्व कर रहे होते हैं, उसके पर्सपेक्टिव को समझ रहे होते हैं, ओरिएंटेशन जो उसके वाक़यात हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक सजेशन दे रहे होते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस बड़ा वसी होता है, बड़ा एनरिच्ड होता है। ब्रिंग्स एन आउटसाइड इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव, इनके पास एक आउटसाइड वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव जो है उसके बारे में नॉलेज होता है, आउटसाइड वर्ल्ड के हालात और वाक़यात के बारे में नॉलेज होता है। एंड इज़ ओपन टू द वाइडर वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव, इनके पास कई जो हैं वो ऑप्शंस होती हैं, वाइडर अल्टरनेटिव्स होते हैं, मुतबादिल होते हैं, कई एलिमेंट्स, कई फैक्टर्स के बारे में ये जानते हैं जो इंटरनल रिसर्चर नहीं जानता होता। तो इनके पास मल्टी डायमेंशन जो है वो सोच होती है, ये आपको मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स के बारे में, उनके इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बेटर सॉल्व हो सकती है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। सेकेंड है जी, द एक्सटर्नल रिसर्च टीम विल हैव नॉलेज ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ज़्यादा बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेक्निक्स इनके पास होती हैं, क्योंकि ये ट्रेंड होते हैं इन इनोवेटिव थेरीज़ एंड टेक्नोलॉजी। इनके पास मॉडर्न जदीद जो नज़रियात हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, काम करने के तरीके हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग अवेलेबल होती है। तो क्योंकि इनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इनकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, इनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, तो ये कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ज़्यादा एडवांटेजियस होते हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा देखें, जैसे मैंने बताया कि आप
जो इंटरनल कंसल्टेंट और रिसर्चर के डिसएडवांटेजेस हैं वो जाहिर सी बात है इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो इंटरनल कोएलिशन ऑफ एक्सटर्नल रिसर्चर। जैसे इंटरनल रिसर्च का डिसएडवांटेज ये था, इसमें इंटरनल कोएलिशंस होती हैं, दोस्तियाँ बन जाती हैं आपस में, रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो आप ये एडवांटेज लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल रिसर्च में एक्सटर्नल रिसर्चर्स की कोई इंटरनल कोएलिशंस नहीं होती, कोई दोस्तियाँ नहीं होती, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर अनबाइस्ड। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनल रिसर्चर हैव देयर ओन बाइसिस, इनकी अपनी बाइसिस होती हैं, अपने ख्यालात, अपनी राय होती है। तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल रिसर्च की कोई अपनी राय नहीं होती, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होता, ये अनबाइस्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं, आज़ाद राय देते हैं। इसी तरह देखें जी, हमने पढ़ा था कि इंटरनल रिसर्च में इंटरनल रिसर्चर्स का जो इंडिपेंडेंट होना जो है, उसके पास फ्रेश आइडियाज़ नहीं होते, तो इनके पास फ्रेश आइडियाज़ होते हैं। फिर इनकी लो एस्टीम होती है, दे हैव हाई एस्टीम, आप लिख सकते हैं हाई एस्टीम होती है, क्योंकि इनकी जो सजेशंस होती हैं दे गेट फुल वैल्यू। यहाँ लिखा होता है ना, मे नॉट गेट फुल वैल्यू, कि इंटरनल रिसर्चर को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इसके बरक्स एक्सटर्नल रिसर्चर मे गेट फुल वैल्यू ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज, ऑफ देयर सजेशंस। तो इनका एस्टीम लेवल, सेल्फ एस्टीम लेवल भी हाई होता है। क्लियर जी। नेक्स्ट देखें जी, अब हम पढ़ रहे हैं जी डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिसर्चर और कंसल्टेंट्स। एक्सटर्नल रिसर्चर्स के या कंसल्टेंट्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए एडवांटेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब आ जाएं जी डिसएडवांटेजेस की तरफ। द एक्सटर्नल रिसर्च टीम आर वेरी एक्सपेंसिव, देखिए क्योंकि ये ज़्यादा फ़ी जो है वो चार्ज करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सटर्नल पार्टी है, तो आपको इन्हें हैवीली पे करना पड़ता है। ये ज़्यादा एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होने की वजह से ये फ़ी भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं एक्सटर्नल रिसर्चर्स की वजह से। एक्सटर्नल रिसर्च टीम विल टेक अ कंसिडरेबल टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखें जैसा कि हमने यहाँ पर एडवांटेज पढ़ा था ना इंटरनल कंसल्टेंट और रिसर्चर का, कि इंटरनल रिसर्चर और जो कंसल्टेंट है दे आर ऑलरेडी अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर एंड रिड्यूसिंग द ओरिएंटेशन टाइम, क्योंकि वो कंपनी के अंदर ही रहते हैं, वो कंपनी के हालात, वाक़यात, उसके कल्चर को अच्छी तरह समझते हैं, तो उनके लिए एडजस्टमेंट टाइम जो है वो बड़ा थोड़ा होता है, वो बड़ी जल्दी से कंपनी के हालात, वाक़यात को समझ कर उसके मुताबिक फ़ैसले कर देते हैं। जबकि द एक्सटर्नल रिसर्च टीम विल टेक कंसिडरेबल टाइम, क्योंकि एक्सटर्नल रिसर्च टीम आउटसाइड पार्टी है जो कंपनी में विज़िट करती है, इनको पहले कंपनी को समझना है, उसके वाक़यात को, उसके ऑपरेशंस को, उसकी सेल, परचेजिंग और बाकी जो सारे हालात हैं उनको पहले समझना है, फिर इन्होंने रिसर्च स्टार्ट करनी है, तो इनको ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। द एक्सटर्नल रिसर्च टीम विल टेक अ कंसिडरेबल टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर और कल्चर को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम इनको रिक्वायर्ड है। टाइम जाहिर सी बात है, टाइम भी एक वैल्यू रखता है इन टर्म ऑफ द रिक्वायरमेंट कि आपने प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम के आफ्टर इफ़ेक्ट से बचना है, प्रॉब्लम के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन चाहिए, तो ये टाइम इनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा पहले ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, उसके स्ट्रक्चर को समझने में, उसके कल्चर को समझने में। लास्ट डिसएडवांटेज है जी एक्सटर्नल रिसर्चर विल चार्ज एडिशनल फ़ी फॉर एनी हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंटरनल रिसर्चर आर रेडीली एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉय, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी एक्सटर्नल रिसर्चर आर नॉट रेडीली एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयज़। कंपनी में इन्हें रेजिस्टेंस, इन्हें ओपोजिशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। आमतौर पर जो कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उनके साथ वैसे कॉपरेशन नहीं कर रहे होते। फिर ये क्या था जी, ये कंपनी जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती ना, तब ये वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जबकि एक्सटर्नल रिसर्चर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त अवेलेबल नहीं होते। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन इनसे करवानी है, आप चाहते हैं भई आप जब उनके सजेशंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हों, उसके जो इफ़ेक्ट्स हों उनके बारे में भी आप जो है वो राय लें उनसे, और अगर कोई हेल्प आपको रिक्वायर्ड हो तो वो हेल्प की जाए, तो एक्सटर्नल रिसर्चर उसके लिए में चार्ज एडिशनल फ़ी, आपसे दोबारा पैसे मांग सकते हैं, फ़ी मांग सकते हैं कि अगर आपको हेल्प चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के वक्त। इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप जब उनकी बताई गई सजेशंस पर अमल करते हैं तो उसके लिए आपको वो दोबारा फ़ी जो है वो आपसे मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी आपने ये टॉपिक अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। टॉपिक आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपके मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए कि भाई इधर आपने इंटरनल रिसर्चर्स को अपॉइंट करना है या एक्सटर्नल रिसर्चर्स को अपॉइंट करना है।
अब ये रिसर्चर जो हैं ये कहाँ से मिलते हैं जी, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आप अंडरस्टैंड करें, सोर्सेज ऑफ कंसल्टेंट एंड रिसर्चर, कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिसर्चर अगर आपको चाहिए तो ये कहाँ से आपको मिलेंगे, रिसर्चर और कंसल्टेंट्स कहाँ से अवेलेबल होते हैं। तो बाकायदा लोगों ने, रिसर्चर्स ने अपनी कंसल्टिंग और रिसर्च कंपनीज बनाई हुई हैं फ्रॉम बिजनेस डायरेक्टरी और द इंटरनेट। आप देख सकते हैं बिजनेस डायरेक्टरी जहाँ पर डिफरेंट बिजनेसेस के एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर होते हैं। तो ऐसे कंसल्टेंसी फर्म्स, ऐसी रिसर्च कंपनी जो लोगों के लिए रिसर्च कंडक्ट करती हैं, उसके बदले में फ़ी चार्ज करती हैं। आप रिसर्चर को यहाँ से लोकेट कर सकते हैं, आप रिसर्चर को यहाँ से हायर कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल कंसल्टेंट और रिसर्चर बाय रेफरेंस, आप किसी के रेफरेंस, किसी ने रिसर्च करवाई हो, आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको रेफ़र कर दें, भाई हमारे पास एक दोस्त हैं या एक जानने वाले हैं या एक रिसर्चर है जिसे हमने रिसर्च करवाई थी, आप भी उससे करवा लें। तो आप उनके रेफरेंस से उस रिसर्चर को अप्रोच करते हैं, उसको परमानेंटली भी हायर कर सकते हैं और इससे एक्सटर्नल रिसर्च सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी जिस इलाके में होती है, उस इलाके में जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट से हेल्प ले सकते हैं। बाकायदा रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है उनमें रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जिसमें उनके रिसर्चर्स की टीम होती है, वो स्टूडेंट्स पर और टीचर्स को मिलाकर बनाई जाती हैं। इनका मकसद होता है भी किसी भी बिज़नेस को अगर रिसर्च करवाने हैं तो वो यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, यूनिवर्सिटी उनको रिसर्च सर्विसेज देगी और उसके बदले में चार्ज करेगी। यूनिवर्सिटी का वो जो रिसर्च डिपार्टमेंट है जिसमें टीचर और कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो मिलाकर एक टीम बनाई जाती है, वो टीम लोगों को एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी तरह फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ फॉर मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च के लिए बाकायदा लोगों ने रिसर्च फर्म बनाई हुई हैं, एजेंसीज़ बनाई हुई हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ बनाई हुई हैं। अब अक्सर देखते हैं आपके घरों में या ऑफिसेज़ में या मार्केट्स में कुछ टीम विज़िट्स करती हैं, वो आपको प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में, प्रोडक्ट के हवाले से आपको बताते हैं, आपसे राय लेते हैं, आपको प्रोडक्ट फ्री जो है वो सैम्पलिंग के तौर पर या सस्ती बेचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ होती हैं, ये रिसर्च कंपनीज़ होती हैं जो कंपनी से एक टास्क लेती हैं, कंपनी इनको असाइन करती है, भाई हमारी ये प्रोडक्ट आपने इतने लोगों को खिलानी है, यहाँ पर आपने बूथ बनाने हैं। जैसे आपने देखा कि अक्सर स्टॉल लगाकर मार्केट्स में बैठे होते हैं, वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ होती हैं जिनके पास अपनी पूरी टीम होती है। वो डिफरेंट कंपनीज ने जब रिसर्च करवानी हो वो उनसे रब्ता करती है और वो उनके लिए ये रिसर्च का काम कर देती हैं। तो इस तरह रिसर्चर्स को लोकेट किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो भी देखें, आप ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है आपने, अब ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद यू आर एबल कि भाई आप रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, तो आप रिसर्च सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी कंपनी को, आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च का ये स्कोप भी हो सकता है कि आप ये देखें, ये आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इंटरनल रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं और एक्सटर्नल रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। या आप जब आप मैनेजर हों तो आपने ये डिसाइड करना हो कि भाई आपको इंटरनल रिसर्चर्स को हायर करना चाहिए या एक्सटर्नल रिसर्चर से काम लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।